हेलो स्टूडेंट्स, ड्राइंग थ्योरी आरबीएससी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नवीनतम जो पाठ्यक्रम है, जो 2020 से आपका सिलेबस बदल गया है, एनसीईआरटी पैटर्न पे लागू हो गया है, उसी सिलेबस के हिसाब से कक्षा 11 का अध्याय 1 प्रागैतिहासिक शैल चित्रों को पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। इस वीडियो के माध्यम से, इस ड्राइंग थ्योरी आरबीएससी चैनल के माध्यम से विद्यार्थियों को ऑनलाइन स्टडी करने में बहुत ही सुविधा रहेगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तो अब मैं ले चलती हूँ आपको अध्याय 1 प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की तरफ। सबसे पहले विद्यार्थियों, मैं आपको समझाऊंगी कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है। तो ऐसा समय जो बहुत ही पुराना था, बहुत समय पहले वो जो समय निकल चुका, जिसके बारे में हमारे पास कोई किताबों में जिसके बारे में वर्णन नहीं है, हमारे पास उसके कोई दस्तावेज या कागज़ उपलब्ध नहीं है। उस टाइम पे मानव जंगलों और गुफाओं में रहता था, शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। उस समय को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। विद्यार्थियों, ये जो आपकी एनसीईआरटी की जो नई सिलेबस की पुस्तक है, उस किताब में जो भाषा लिखी हुई है उसको मैंने सरलतम रूप में इस वीडियो में आपके लिए प्रस्तुत किया है। तो आपको मैं पढ़ के सुनाती हूँ और आप इसे ध्यान से पढ़ें, याद करें। बहुत ही सरल रूप में आपको ये प्रस्तुत किया गया है, जिससे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। अत्यंत प्राचीन बीते हुए काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जिसके कोई दस्तावेज या पुस्तकें उपलब्ध नहीं है। जब मानव जंगलों व गुफाओं में रहकर जानवरों का शिकार कर अपना जीवन यापन करता था, उस समय को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इस तरीके से जो प्रागैतिहासिक समय में जो आदि मानव था, उसने जो चित्र बनाए उसे प्रागैतिहासिक शैल चित्र कहते हैं। तो अब मैं ले चलती हूँ, जैसा कि आपका पाठ का ही नाम है प्रागैतिहासिक शैल चित्र, तो कहते किसे हैं। तो आदि मानव ने जब अपने मन के विचारों को दूसरों तक प्रकट करने के लिए गुफाओं की दीवारों पर जो चित्र बनाए, उन्हें प्रागैतिहासिक शैल चित्र कहते हैं। विद्यार्थियों, हमें पता है कि प्रागैतिहासिक जो काल था, समय था, उस समय पे मानव सिर्फ अपना शिकार करता था और अपना पेट भरता था। उसके पास बात करने के लिए या अपने मन के विचारों को दूसरे अपने साथी तक पहुंचाने के लिए भी किसी प्रकार की कोई भाषा नहीं थी। इसीलिए आदि मानव अपनी जो उसका जो रहने का स्थान था, गुफाएं थी, उन गुफाओं की दीवारों पर ही कुछ संकेत या चित्र बनाता था, जिसके माध्यम से वो अपने मन के विचार अपने साथी या अपने आने वाली पीढ़ियों को वो समझा सके। अब मैं ले चलती हूँ आपको शैल चित्रों का उद्देश्य, कि आदि मानव ने जो चित्र बनाए वो क्यों बनाए, उसका कोई ना कोई निश्चित उद्देश्य रहा होगा। तो उद्देश्य जो है वो तत्कालीन आदि मानव अपने घर अर्थात गुफाओं को सुंदर बनाना चाहता था। जैसा कि हम सबकी मानव की प्रवृत्ति होती है कि वो जो अपना जो घर है उसे सुंदरतम रूप में वो रखना चाहता है। इसीलिए आदि मानव ने भी सुंदर बनाने के लिए शैल चित्रों को अपनी गुफाओं में बनाया होगा, या फिर अपने रोज़मर्रा के जीवन को आने वाली पीढ़ियों को समझाने के लिए चित्रित करता होगा। जिस तरीके से हम देखते हैं कि अभी हमारे यहाँ पर हम लोग फ़ोटो खींचते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, एल्बम्स बनाते हैं, तो तत्कालीन समय में, उस समय में जो आदि मानव था, वो भी अपने जो रोज़मर्रा का जो जीवन था उसको आने वाली पीढ़ियों तक समझाने के लिए वो गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाता होगा संभवतया, क्योंकि इस बात का कोई पुस्तकों में वर्णन नहीं है, किसी तरह की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है हमारे पास। हम सिर्फ उनके चित्रों को देखकर ही ये अनुमान लगाते हैं। आदि मानव ने अपनी गुफाओं की दीवारों को आधार बनाया एवं अपने विचारों, मनोभावों को रेखा चित्रों के द्वारा अभिव्यक्त किया। अब मैं ले चलती हूँ आपको आगे कि प्रागैतिहासिक जो काल है वहाँ पे कैसे चित्र बने और प्रागैतिहासिक काल को किन किन भागों में बांटा गया है। तो प्रागैतिहासिक जो समय था उसे 3 भागों में बांटा गया। सबसे जो पुराना था उसे पूर्व पुरा पाषाण काल। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, तो पत्थर वाला काल, जो जिस टाइम पे सिर्फ पत्थर ही था, गुफाएं थी और मानव था, वो भी पशु समान था, जानवरों का शिकार करता था, एक साथ जरूर रहता था, गुफाओं में रहता था, गुफाएं भी उनकी पत्थर की थी और उनके औजार भी पत्थर के थे, इसलिए उस समय को पाषाण काल कहते हैं। तो जो सबसे पहले का पाषाण काल है उसे पूरा पाषाण काल,
फिर मध्य पाषाण काल और फिर उत्तर पाषाण काल। और भारत में जो चित्र मिले हैं हमें, शैल चित्र जो मिले हैं वो उत्तर पाषाण काल के हैं। तो भारत में प्रागैतिहासिक शैल चित्र उत्तर पाषाण काल के उदाहरण हैं। अब मैं आपको ले चलती हूँ एक उस गुफा की तरफ जिसका नाम है भीमबेटका। तो ये गुफा का यहाँ पे मैंने एक चित्र यहाँ पे आपके लिए लगाया है। ये गुफा का प्रवेश द्वार है। आप देखेंगे कि जो गुफा है पूरी पत्थर की ही बनी हुई है और बिल्कुल एक बहुत बड़ी सी चट्टान है प्राकृतिक, उसके बीच में, जंगलों के बीच में, उसमें से एक गुफा का ये द्वार दिख रहा है। इसी तरह की अनेक गुफाएं यहाँ पे मिली है और इन गुफाओं की जो आंतरिक दीवारें थी, इन गुफाओं के ऊपर ही आदि मानव ने अपने चित्र बनाए थे, क्योंकि इन गुफाओं को ही आदि मानव अपना निवास स्थान बनाता था। तो भारत में शैल चित्रों की खोज 1867-68 में कार्लाइल ने की। तो कार्लाइल एक विदेशी एक खोजकर्ता थे जिन्होंने भारत में शैल चित्रों की खोज की, और जो कि स्पेन में अल्तामिरा की खोज से 12 वर्ष पहले हो गई थी। ये बहुत ही एक आश्चर्य की बात है, या हम कह सकते हैं कि बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे यहाँ पे भारत में जो शैल चित्रों की खोज की वो अल्तामिरा की जो गुफाएं हैं, स्पेन में ये अल्तामिरा की गुफाएं हैं जहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, उनकी खोज के 12 वर्ष पहले ही हमारे यहाँ पर 1867-68 में कार्लाइल ने भारत में गुफाओं की खोज कर ली थी। अब मैं ले चलती हूँ आपको शैल चित्रों के विषय, कि यहाँ पे जो शैल चित्र बने उनके विषय क्या क्या थे, कौन किन किन विषयों के ऊपर यहाँ पे आदि मानव चित्र बनाता था। जैसा कि हम सबको पता है कि यहाँ पे शिकार के दृश्य, खूब शिकार ही होता था, शिकार के ऊपर ही जीवन यापन चलता था, इसीलिए यहाँ के चित्रों में शिकार के दृश्य बने। मनुष्यों की गतिविधियों के चित्र बने, वृत्त, वर्ग, आयत जैसे ज्यामितीय आकृतियाँ भी बनी। तो शिकार के दृश्य, मनुष्यों की गतिविधियाँ, और यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल जो शेप्स होते हैं जैसे वर्ग, वृत्त, आयत, ऐसे चित्र भी बने। लहरदार रेखाएं भी बनी जिनको हम आगे पढ़ेंगे। अब मैं ले चलती हूँ आपको शैल चित्रों के प्रमुख केंद्र, कि भारत में कौन कौन से स्थान थे जहाँ पर इनकी शैल चित्र बनाए मिले हैं, हमें प्राप्त हुए हैं। तो एक तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, उत्तराखंड में कुमाऊं और अल्मोड़ा, ये उत्तराखंड के 2 स्थानों के नाम हैं वहाँ पर, और बाकी जो राज्यों के नाम हैं, इन सभी राज्यों के कुछ पर्टिकुलर स्थान हैं जहाँ पे गुफाएं हैं और उन गुफाओं में शैल चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। अब मैं सर्वप्रथम आपको ले चलती हूँ लखुडियार गुफा की तरफ। ये जो लखुडियार है ये अल्मोड़ा जो उत्तराखंड में है, अल्मोड़ा से 20 किलोमीटर दूर सुयाल नदी के किनारे लखुडियार गुफाएं हैं, जिनका शाब्दिक अर्थ है 1 लाख गुफाएं। यहाँ पे 1 लाख गुफाएं है नहीं, परंतु इन गुफाओं का नाम लखुडियार है, जिनका अर्थ होता है 1 लाख गुफाएं। यहाँ पे जो चित्र मिले हैं गुफाओं के अंदर, जो शैल चित्र मिले वो 3 श्रेणी के प्राप्त हुए हैं, 3 प्रकार के प्राप्त हुए हैं। और तो पहले प्रकार में हम देखेंगे मानव चित्र। यहाँ पे जो मनुष्यों के जो चित्र बने वो मनुष्यों को छड़ी जैसे रूप में दर्शाया गया है, बिल्कुल साधारण तरीके से मैचस्टिक ड्राइंग जिसे बोलते हैं, माचिस की तीलियों से यदि हम किसी मानव की आकृति बनाएंगे उसी तरह के चित्र यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। दूसरे प्रकार के चित्र में है पशु चित्र, क्योंकि मानव पशु पे निर्भर था, इसीलिए उसके जीवन में पशु के अलावा अन्य कोई वस्तु थी ही नहीं। तो पहले उसने मानव ने स्वयं के चित्र बनाए, दूसरे पशु चित्र बनाए। लंबे थूथन वाला जानवर, एक ऐसा जानवर जिसको स्पष्ट रूप से तो वहाँ दिखाई नहीं दे रहा लखुडियार में कि वो कौन से जानवर का चित्र है, लेकिन उसकी थूथन बहुत बड़ी है, लंबी है। जिस तरीके से ऊँट के पीठ के ऊपर एक थुई होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि बैल की पीठ के ऊपर एक थुई होती है, उसी तरह की बड़ी लंबी थूथन वाला यहाँ पे एक जानवर प्राप्त हुआ है, उसका चित्र प्राप्त हुआ है। उसी तरीके से लोमड़ी का चित्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है और छिपकली का दिखाई दे रहा है। इस तरीके से यहाँ पे चित्र प्राप्त हुए हैं। तीसरे तरह का है ज्यामितीय चित्र, लहरदार रेखाएं, आयताकार डिजाइन इत्यादि। यहाँ पे अन्य जो ज्यामितीय चित्र प्राप्त हुए हैं उसमें लहरदार रेखाएं हैं और ज्योमेट्रिकल फिगर्स में आयताकार, वर्ग, वृत्त, इस तरह के डिजाइन चित्र यहाँ पे प्राप्त हुए हैं।
अब हम लखुडियार के बाद आगे बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश के केंद्रों की तरफ, कि आंध्र प्रदेश में भी हमें कुछ स्थान हैं जहाँ पे चित्र मिले हैं, शैल चित्र। उनमें है कुपगुल्लू नामक स्थान है, वहाँ पर पिकली हाल में मिले हैं और टेकलकोटा में मिले हैं। ये 3 प्रमुख स्थान हैं जहाँ पर आंध्र प्रदेश में चित्र मिले हैं। और यहाँ पे जो चित्र मिले हैं आंध्र प्रदेश में, वो मुख्य रूप से सफ़ेद और लाल रंग में मिले हैं, और या फिर सफ़ेद बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि बनाकर उस पर लाल रंग से चित्रण किया गया है। जैसा कि मैंने नोट्स के रूप में जो आपके लिए लिखा है, तैयार किया है, उसको पढ़ती हूँ। यहाँ पे अनेक प्रकार के चित्र पाए गए हैं। ये आंध्र प्रदेश की बात है, यहाँ के जो केंद्र है वहाँ पे जो चित्र बनाए गए उनकी बात है। कुछ सफ़ेद, लाल और कुछ सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग से चित्रण है। अब मैं ले चलती हूँ आपको भारत के वह मुख्य स्थान जहाँ पर सबसे सुंदर चित्र पाए गए हैं। तो मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं की जो गुफाएं हैं वहाँ पर, और उत्तर प्रदेश में कैमूर की गुफाओं में सबसे सुंदर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। स्टूडेंट्स, आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें ये जो भीमबेटका की गुफा है, यहाँ के चित्रों के बारे में सर्वाधिक वर्णन है, और भारत में सबसे जो सुंदर चित्र मिले हैं वो भीमबेटका में मिले हैं। और भीमबेटका मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं में पाई जाने वाली एक गुफाओं की कह सकते हैं गुफाओं का एक ग्रुप है, समूह है। अब मैं आपको ले चलती हूँ भीमबेटका गुफा की तरफ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से दक्षिण में 45 किलोमीटर दूर भीमबेटका है। तो ये इसका स्थान या स्थिति हो गई। यहाँ कुल 800 गुफाएं हैं। गुफाएं तो 800 हैं, परंतु इनमें 500 गुफाओं में चित्र बने हैं। आप ये समझ सकते हैं कि 500 गुफाओं में चित्र बनाए गए हैं। बहुत बड़ी संख्या में भारत में भीमबेटका नामक स्थान पर शैल चित्रों की हमें प्राप्त हुए हैं। यहाँ के जो वी ए वाकणकर है, उन्होंने इन गुफाओं की खोज की थी। इसके बारे में अब मैं पढ़ूंगी कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957-58 में डॉक्टर वी.ए. वाकणकर ने की थी। वह कई वर्षों तक इन दुर्गम पहाड़ियों व जंगलों में रहे। इन गुफाओं की खोज करने के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए डॉक्टर वी.ए. वाकणकर कई वर्षों तक जंगलों में रहे, इन दुर्गम पहाड़ियों में रहे, और उन्होंने यहाँ के शैल चित्रों का अध्ययन किया और खोज की। अब विद्यार्थियों, मैं यहाँ ले चलती हूँ आपको कि जो भीमबेटका है, यहाँ पे जो चित्र बने हैं वो कैसे चित्र बने हैं, उनके विषय क्या रहे। तो यहाँ पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी की घटनाएं, धार्मिक व भव्य दृश्य भी चित्रित हैं, जिसमें शिकार, नृत्य, संगीत, हाथी घोड़ों की सवारी, जानवरों की लड़ाई, शहद इकट्ठा करते हुए, शरीर सज्जा, छद्मवेश, मुखौटा लगाए जैसे अनेक चित्र प्राप्त हुए हैं। अब विद्यार्थियों, मैं आपको ले चलती हूँ एक भीमबेटका के एक महत्वपूर्ण चित्र है शिकार का दृश्य, उस शिकार के दृश्य की तरफ। ये जो दृश्य है, इसमें देखेंगे कि बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने घोड़े के ऊपर वो बैठे हैं, हाथों में इनके सबके भाले हैं, और वो शिकार करने जा रहे हैं, और वो शिकार करते हुए जाते हुए ये शिकारियों का दृश्य है। इस चित्र का नाम भी शिकार का दृश्य है, भीमबेटका में ये प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे जो विषय है उनमें आप यहाँ देखेंगे, जिसमें मुख्य सबसे पहला विषय शिकार लिखा हुआ है, नृत्य, संगीत है, हाथी है, घोड़ों की सवारी है। आप देख रहे हैं कि घोड़ों के ऊपर सवार होकर ये लोग हाथों में भाला लिए शिकार करने जाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे शहद इकट्ठा करते हुए, ये एक बहुत ही विशेष बात है कि इस तरह के चित्र बहुत कम मिले हैं। मनुष्य जो था वो पशुओं पर ही निर्भर था, पशुओं से युद्ध करता था, पशुओं का शिकार करता था, और शहद इकट्ठा भी करता था, क्योंकि उसने शहद को किसी समय चखा होगा, उसे बहुत स्वादिष्ट लगा होगा, इसलिए उसने शहद भी इकट्ठा करना शुरू किया। अपने शरीर पर वो शरीर सज्जा करते थे, शरीर के ऊपर किसी न किसी सफ़ेद रंग से वो रंगांकन करते थे, मुखौटा पहनते थे, नृत्य करते थे। तब किसी पशु का जो सिर है, उसकी शिकार के बाद उसके सर को अपने सिर के ऊपर सींगों के साथ लगा कि वो मुखौटा बना के, और विजय प्राप्त करने के बाद वो गर्वान्वित महसूस होते थे, बड़ा खुश होते थे, और वो मुखौटा लगाकर नृत्य भी करते थे। तो इस तरीके से अनेक विषयों के ऊपर भीमबेटका में चित्र बने हैं। अब यहाँ की शैली, कि यहाँ की कला शैली कैसी है, कि भीमबेटका में जो चित्र बने हैं उसकी शैली किस तरह की है। तो भीमबेटका की कला शैली को कई श्रेणियों में बांटा गया है।
यहाँ पे रेखा चित्र व कलाकृतियों को 7 कलावधियों में बांटा गया है, परंतु हम अभी शुरू की 2 कलावधियों को ही पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, हम देखेंगे कि आपकी पाठ्य पुस्तक का जो सिलेबस है उसके हिसाब से ही मैंने ये वीडियो बनाया है। एक्स्ट्रा उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया गया है और कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। तो आप इस बात को ये समझें यहाँ पे कि यहाँ जो कला शैली है, जिस तरीके से चित्र बने हैं, यहाँ पे मुख्य रूप से या तो रेखा चित्र बने हैं या उनमें रंग भरा गया है, और यहाँ पे उनको 7 कलावधियों में या वो बहुत अलग अलग समय तक यहाँ पे चित्र बनते रहे। लेकिन शुरू के जो 2 शैलियों के चित्र, 2 जो कलावधियाँ थी, शुरू के जो समय था, उन्हीं के चित्रों को आपकी पाठ्य पुस्तक में बताया गया है। तो पहला जो समय है उसका नाम है उत्तर पुरापाषाण युग और दूसरा है मध्य पाषाण युग। अब मैं ले चलती हूँ आपको उत्तर पुरापाषाण युग की तरफ। इसे अपर पैलियोलिथिक पीरियड भी कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसे उत्तर पुरापाषाण युग कहेंगे। यह चित्र हरी व गहरी लाल रेखाओं से बनाए गए हैं। यह चित्र छड़ी जैसी पतली मानवाकृतियाँ हैं। जानवरों में भैंसों, हाथियों, बाघों, गैंडों, सुअरों के चित्र बने हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था, उसमें था कि कला शैली के यहाँ पे कैसे चित्र बने हैं। तो यहाँ पे 2 तरह के चित्र हम पढ़ेंगे। तो 2 तरह के चित्रों में जो पहला जो समय था वो उत्तर पुरापाषाण युग है। तो उत्तर पुरापाषाण में जो चित्र शैली के जो चित्र बने हैं उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे हरी और गहरी लाल रेखाओं में चित्र बने हैं, जिसमें चित्रों को छड़ी जैसी पतली मानवाकृतियाँ बनी है। जानवरों में भैंसों, हाथियों, बाघों, गैंडों, सुअरों के चित्र बने हैं। इतने सारे पशुओं के चित्र हैं। लगभग सभी चित्र ज्यामितीय आकृतियों जैसे बने हैं। हम देखेंगे कि जो शुरुआत के चित्र हैं वो उनमें इतना ज़्यादा यथार्थ रूप नहीं आया था। मुख्य रूप से ज्यामितीय आकार या फिर मैचस्टिक ड्राइंग, माचिस की तीलियों के रूप में, रेखा चित्रों के रूप में यहाँ पे चित्र पाए गए हैं। यहाँ हरा रंग नर्तक में और लाल रंग शिकारियों में भरा गया। नृत्य करते हुए व्यक्तियों में तो हरा रंग भरा गया और शिकारियों में लाल रंग भरा गया है। ऐसा अधिकतर हुआ है, इसलिए हम ऐसा समझ सकते हैं उत्तर पुरापाषाण काल की कला शैली को। अब मैं ले चलती हूँ आपको आगे मध्य पाषाण युग की तरफ। ये जो मध्य पाषाण युग है इसे मेसोलिथिक पीरियड कहते हैं। इस समय में सबसे ज़्यादा चित्र बने हैं। भारत में जो सबसे ज़्यादा चित्र जो प्राप्त हुए हैं वो मध्य पाषाण युग के हैं। इस समय के चित्र पूर्व के चित्रों से आकार में छोटे हैं। मुख्य रूप से इस समय शिकार के दृश्य अधिक बने हैं। शिकार के दृश्य सबसे ज़्यादा बने हैं। शिकार के दृश्यों में शिकारी को कांटेदार भाले, नोकदार डंडे, तीर कमान लेकर पशुओं का पीछा करते हुए चित्रित किया गया है। इस तरह के हथियार थे उन शिकारियों के पास कि बहुत कांटेदार भाले थे, नोकदार डंडे थे, तीर कमान थी, और वो पशुओं का पीछा करते हुए किसी अपने पालतू पशु के ऊपर बैठ के वो शिकार करते जाते हुए हमें दिखाई दिए, यहाँ पे चित्रों में दे रहे हैं। शिकारियों को साधारण वस्त्रों में, गहनों में चित्रित किया गया है। कुछ क्षेत्रों में मनुष्यों को विशेष सुंदर वस्त्रों में मुखौटे लगाए हुए चित्रित किया गया है। स्टूडेंट्स, इसमें एक ये मुखौटे वाली जो बात है उसमें है कि जब यहाँ पे ये जो आदि मानव था वो कभी खुश होता था या किसी पशु का शिकार करके उसको विजय की प्राप्ति होती थी तो वो बड़ा गर्वान्वित महसूस होता था, बड़ा खुश होता था। उस टाइम पे वो पशु का जो मुंड होता था उसको काट कर वो अपने सिर पे लगा लेता था। तो वो मुखौटे लगाकर वो नृत्य भी करते थे। मुखौटे लगाकर शायद वो किसी तंत्र विद्या का भी प्रयोग करते थे। इस तरह के भी यहाँ पे चित्र हमें प्राप्त हुए हैं, मुखौटे लगाए हुए चित्र। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो मध्य पाषाण काल है वहाँ पे कौन कौन से पशुओं के चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर हाथी, जंगली सांड, बाघ, शेर, सुअर, बारहसिंगा, हिरण, तेंदुआ, चीतल, गैंडा, मछली, मेंढक, गिलहरी आदि जानवरों व पक्षियों को भी चित्रित किया गया है। इन सभी जानवरों को उनकी प्राकृतिक अवस्था में ही बनाया गया है। स्टूडेंट्स, अब क्या मध्य पाषाण युग में समय थोड़ा और बीता और ये जो आदि मानव था वो थोड़ा और परिष्कृत हुआ, उसकी कला में भी विकास हुआ, उसके सोचने समझने के, उसके देखने के नज़रिए में भी बदलाव हुआ, इसलिए उसके जो चित्र बनने लगे वो प्राकृतिक अवस्था में बनने लगे। जैसा वास्तव में पशु दिखते हैं उनकी विशेषताओं को यहाँ पे चित्रित किया गया।
अब मैं ले चलती हूँ मध्य पाषाण काल के मानव आकृतियों की तरफ। यहाँ की जो मानव आकृतियाँ हैं वो मनुष्यों को साज सज्जा के साथ सुंदर सुरुचिपूर्ण रीति में प्रस्तुत किया गया। स्त्रियों को निर्वस्त्र और सवस्त्र दोनों ही रूपों में चित्रित किया गया। यहाँ पे स्त्रियों को वस्त्र पहने और बिना वस्त्र पहने दोनों रूपों में चित्रित किया गया। पुरुषों या महिलाओं की जो आकृति थी उसमें बूढ़े व जवान में कोई अंतर नहीं किया गया। इतना ज़्यादा आदि मानव परिष्कृत नहीं हो पाया था कि उसकी जो आकृतियाँ जो बनाता उसमें बूढ़े व जवान में वो कोई अंतर कर पाता। बच्चों को उन्होंने जरूर छोटे रूप में चित्रित किया, तो बच्चों को दौड़ते, भागते, उछलते, कूदते, खेलते हुए दर्शाया गया। सभी को मिलकर सामूहिक नृत्य करते हुए खूब दर्शाया गया है। ये जो विषय है सामूहिक नृत्य, इस विषय को बार बार में उन्होंने चित्रित किया, क्योंकि जब वो खुशी महसूस करते थे, शिकार करने के बाद वो उत्साहित होते थे, या फिर किसी तीज त्योहार को मनाते होंगे, उनके लिए प्रकृति ही सब कुछ थी, तो प्रकृति पे जब वो विजय प्राप्त करते थे उसके बाद वो खुशी का अनुभव करते थे और वो सामूहिक नृत्य करते थे। आगे ले चलती हूँ मैं आपको। यहाँ के जो चित्र हैं उसमें कुछ चित्रों में मनुष्यों को पेड़ों से फल तोड़ते, शहद इकट्ठा करते, स्त्रियों को अनाज पीसते, खाना बनाते हुए दिखाया गया है। कुछ शैल चित्रों में पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों को एक साथ दिखाया गया है, मानो एक ही परिवार के सदस्य हों। अब मध्य पाषाण काल तक आते आते मनुष्य अपने परिवार के रूप में भी रहने लगा था, जैसा कि इन शैल चित्रों के माध्यम से हमें देखकर पता चलता है कि पुरुष, स्त्रियां और बच्चे एक साथ रहने लग गए थे, जैसा कि आजकल हम वर्तमान में एक परिवार में सदस्यों के रूप में रहते हैं। यहाँ पर चित्रों में हाथ की मुट्ठी, अंगुलियों की छाप भी छपी अंकित है। अब है यहाँ पे रंग कैसे भरे गए थे। जो मध्य पाषाण काल है, जहाँ पे सबसे अधिक चित्र भारत में मिले, उन जो उस समय के जो चित्र हैं उसमें रंग कैसे भरे गए, किस किस तरह के रंगों का प्रयोग हुआ। तो यह मुख्य रूप से काला, पीला, लाल, बैंगनी, हरा, भूरा, सफ़ेद रंगों का प्रयोग हुआ। लाल रंग उनका पसंदीदा रंग था। लाल को वो हिरमिच गेरू से बनाया जाता था और हरा रंग कैल्सेडोनी पत्थर से और सफ़ेद रंग चूने से बनाया जाता था। अलग अलग तरह की उन्हें चट्टानें, पत्थर मिल जाते थे, उनका चूर्ण बनाकर और चर्बी, पशु की चर्बी या पेड़ों की लाख या राल, उनको मिलाकर और वो एक पेस्ट बना देते थे और उन्हीं को वो रंगों में जो रेखा चित्र बनाते थे गुफाओं की दीवारों पर, उन्हीं से वो रंग भरते थे। इस तरीके से उन्होंने प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया। तो लाल हिरमिच से बनाया गया, हरा रंग कैल्सेडोनी पत्थर से और सफ़ेद रंग चूने से। इसी प्रकार चट्टानों के टुकड़ों को पीसकर पाउडर बनाया जाता था तथा उसमें जानवर की चर्बी या पेड़ों को गोंद या राल मिला दी जाती थी और रंग तैयार किया जाता था। अब ये जो रंग तो बना लेते थे, लेकिन वो ब्रश कैसे यूज़ करते थे। तो आप देखेंगे कि पेड़ों की पतली रेशेदार टहनियों को कूटकर ब्रश बनाया जाता था और फिर रंगांकन किया जाता था। विद्यार्थियों, आजकल हम देखते हैं कि नीम का जब दातुन हम करते हैं तो उसे अपने दांत से ही चबाकर उसके रेशे अलग कर देते हैं और हमें उसे दांत रगड़ के साफ करते हैं, उसका ब्रश के रूप में हम प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से आदि मानव जब रंग भरता था तो इसी कोई पतली जो रेशेदार टहनियाँ होती थी उन्हें कूट कर और उनको ब्रश बना लेता था और उसी से वो रंगांकन करता था। इतने वर्षों तक भी चित्र व उनके रंग सुरक्षित हैं। बहुत कितने सालों वर्ष पूर्व ये चित्र बनाए गए थे और वो क्यों सुरक्षित है, क्योंकि चट्टान की सतह पर जो ऑक्साइड मौजूद थे उनके साथ रंगों ने रासायनिक प्रतिक्रिया की और रंग स्थायी बन गए। जो पत्थर की चट्टानों के ऊपर जो ऑक्साइड जो मौजूद होते हैं उनके साथ जब रंग मिले और केमिकल रिएक्शंस की वजह से, रासायनिक प्रतिक्रिया की वजह से रंग स्थायी और पक्के हो गए। इसीलिए इतने वर्षों के बाद भी हम उन चित्रों को और रंगों को बड़े आसानी से देख पाते हैं और समझ पाते हैं। अब हम देखेंगे कि चित्रों की स्थिति, कि ये जो चित्र बने वो कहाँ बने हैं। मध्य पाषाण काल की हम बात कर रहे हैं कि भीमबेटका के जो मध्य पाषाण काल के चित्र हैं वो कहाँ बने हैं। तो यह चित्र शैलाश्रयों की सतहों पर, शैलाश्रय कहेंगे गुफाओं को,
शैल पत्थर के जो आश्रय हैं, पत्थर के घर हैं, गुफाएं हैं, उनकी सतहों पर, उनकी दीवारों, भीतरी छतों पर बनाए गए हैं। यह चित्र ऐसी गुफाओं में बने हैं जहां मनुष्य रहता था, परंतु कुछ चित्र तो ऐसी गुफाओं में भी बने हैं जो बहुत दूर थे और उसमें मनुष्य नहीं रहता था। संभवतः इन स्थानों को कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि यहाँ पे जो चित्र बने हैं वो गुफाओं की दीवारों पे बने हैं और ऐसा लगता है कि मनुष्य जहाँ रहता था उन्हीं गुफाओं पे चित्र बने हैं, परंतु कुछ तो ऐसी गुफाओं में भी चित्र बने जो बहुत दूर है, किसी धार्मिक महत्व के हिसाब से उन गुफाओं को महत्वपूर्ण मानकर, और वहाँ पे इन्होंने चित्र बनाए होंगे। आगे पढ़ेंगे इन गुफाओं की विशेषताएं कि यहाँ पे जो चित्र बने हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं। यह शिल्प चित्र बहुत पुराने समय के हैं, परंतु इसमें चित्रांकन विशेषताओं की कोई कमी नहीं है। औजार, सामग्री, रंग, ब्रश के अभाव और मौसम की प्रतिकूलता के बावजूद भी चित्र बहुत ही अच्छे बनाए गए हैं। हम देखेंगे कि समय बहुत ही, वहाँ पे मौसम जो था वो उनके हिसाब से सही नहीं था। जो गुफाएं थी उनके अंदर से भी पानी गिरता होगा, बहुत तेज़ आंधी तूफान भी आता होगा, और उनके पास औजार भी नहीं थे। रंगों का भी आज जिस तरीके से सुलभ रूप में हमें रंग, तरह तरह के रंग बाज़ार में प्राप्त होते हैं, उस तरह के उनके पास भी कोई रंग नहीं थे, ब्रश नहीं थे। उसके बावजूद भी उनकी जो चित्रात्मक विशेषताएं हैं उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और चित्र बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ बनाए गए हैं। हम देखेंगे कि भीमबेटका में ये एक चित्र दीवार के ऊपर हमें दिखाई दे रहा है। यह चित्र घोड़े का दृश्य है, तो बड़े ही स्पष्ट रूप में इस घोड़े को अपनी विशेषताओं के साथ यहाँ पे चित्रित किया गया है। घोड़े को उसकी गर्दन नीचे झुकी हुई है, पूंछ को इसमें यहाँ पे ऊपर की तरफ से ऐसे नीचे की तरफ दर्शाया गया है। घोड़े को उसकी जो मुद्रा होती है, एक पैर को ऊपर उठाए, इस तरीके से इतने कम संसाधनों में भी तत्कालीन जो भीमबेटका के जो चित्रकार थे, जो आदि मानव थे, उन्होंने इतने सुंदर चित्र बनाए। ऐसा लगता है कि मानव तब बहुत ही साहसी था और उसे कहानियाँ सुनने, कहने व चित्रित करने में खूब रुचि थी। इन चित्रों में जानवरों व मनुष्यों के संघर्ष को नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस तरीके से बहुत ही सुंदर चित्र बनाए। यहाँ पे एक चित्र बनाया है भैंसे के शिकार का दृश्य। इसमें घायल मनुष्यों को इधर उधर पड़े हुए दर्शाया गया है। कुछ शिकारी भैंसों का पीछा करते हाथों में भाला लिए हुए चित्रित है। एक भैंसे का शिकार का दृश्य है, उसमें भैंसे के पीछे शिकारी अपना भाला लेकर भाग रहे हैं और जो भैंसा है उसने भी इन मनुष्यों से संघर्ष किया और वो व्यक्ति घायल हो गए और इधर उधर मनुष्य जो गिरे पड़े हैं, और इस तरह का यहाँ पे भैंसे का शिकार का चित्र यहाँ पे भीमबेटका में बनाया गया है। एक अन्य चित्र है नृत्य का दृश्य। इस चित्र को आप देखेंगे, एक हाथ की मतलब आपस में हाथ से हाथ मिलाए ये लोग नृत्य करते हुए, यहाँ पे एक व्यक्ति के हाथ में कुछ वाद्य यंत्र जैसा दिख रहा है, वो वाद्य यंत्र बजाते हुए इस तरीके से गोल आकृति में हाथ से हाथ मिलाए गुफाओं की दीवारों के ऊपर ये चित्र बनाए गए हैं। तो नृत्य दृश्य, बहुत सारे पुरुषों स्त्रियों को एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करते हुए दर्शाया गया है। इस विषय को भी खूब दोहराया गया है। अब एक अगला चित्र है जंगली सांड का शिकार। जानवर को मौत की पीड़ा से तड़पते दर्शाया गया है। जंगली सांड का जब शिकार कर रहे हैं शिकारी, तो जो सांड है उसके ऊपर बहुत सारे तीरों से उसको बींध दिया है और तीर लगने की वजह से वो बहुत ज़्यादा मौत की पीड़ा से तड़पते हुए, ऐसे भाव इन चित्रों में जंगली सांड के शिकार में दर्शाए गए हैं। वहीं घायल होकर लोग भी आपस में इधर उधर पड़े हैं और सांड का शिकार करते हुए मनुष्यों को खुशी मनाते हुए नृत्य करते हुए भी दिखाया गया है। कुछ व्यक्ति तो घायल होकर गिर गए हैं और कुछ जो आदि मानव है, जब शिकार कर लिया उन्होंने सांड का, तो वो बहुत ही खुश होकर नृत्य करते हुए यहाँ पे दिखाए गए हैं। इस तरीके से यह एक दिलचस्प बात है कि एक ही स्थान जैसे कि भीमबेटका में चित्रों की 20 परतें हैं। हम देखेंगे कि ये जो भीमबेटका है वहाँ पे इतने सुंदर चित्र बने हैं और एक ही चित्र के ऊपर बार बार में चित्र बनाए गए हैं, तो उसका भी कोई ज़रूर कारण रहा होगा, जो कि एक के ऊपर एक बनाई गई है। एक ही स्थान को बार बार में चित्र इसलिए बनाए जाते थे, उनका कारण था या तो
पहले वाले चित्र उन्हें पसंद नहीं होते थे, पुराने चित्र उन्हें कम पसंद होते और उसी स्थान पे वह रहते थे, इसीलिए उन्हीं जगह पर वो दोबारा चित्र बना देते थे। इसलिए पुराने चित्रों के ऊपर ही अन्य चित्र बना देते थे या फिर उसी विशेष स्थान को पवित्र मानते थे। कुछ उसी वो जो स्थान था उसी को उन्होंने कुछ स्पेशल या पवित्र माना, इसीलिए एक के बाद एक पीढ़ियों ने उसी स्थान पर चित्र बनाए। इन प्रागैतिहासिक चित्रों में हमें तत्कालीन मनुष्यों, उनकी जीवन शैली, उनका खान पान, उनकी आदतों, उनकी दैनिक गतिविधियों और उनके मन मस्तिष्क में चलने वाले विचारों को जानने समझने में मदद मिलती है। इस तरीके से जो आदि मानव है उसने अपने आदि मानव शैल चित्रों को हमारी अमूल्य धरोहर के रूप में हमारे लिए छोड़ गए। जो आदि मानव है इतने सुंदर उन्होंने चित्र बनाए और हमारे लिए वो एक अमूल्य धरोहर छोड़ गए जिसे हमें सुरक्षित रखना हमारा दायित्व बनता है। तो विद्यार्थियों, इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अध्याय 1 प्रागैतिहासिक शैल चित्र ये नवीन पाठ्यक्रम के ऊपर बनाया गया है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप जो मेरा चैनल है ड्राइंग थ्योरी RBSE इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरीके से मैं आपको आगे भी वीडियोस बनाती रहूँगी और आपको ऑनलाइन स्टडी में मदद मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।